भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत 1773 से लेकर 1858, ब्रिटिश ताज का शासन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। भारत में पहली बार राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज के अधिकारी के निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। ब्रिटिश सांसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिशरी एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी के द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा विदेशी रियासतों के अधिरक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। ऐसा 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वत्याशासी संस्थाओं को कारारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय के साथ व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुबंधन किया गया। नोट ये दिख रहा है, नोट है। उसके बाद 1833 का अधिनियम। 1833 गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता यानी दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम
एक्ट यानी शब्द का प्रयोग किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधानसभा परिषद सदस्य की संख्या स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ करके 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देना प्रावधान किया गया। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में एक नए पद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 7 सदस्य निर्देशन मंडल तथा कंपनी की ब्रिटिश शासन कंपनी से 7 सदस्य निर्देशक मंडल कंपनी से व 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा सदस्य भारत परिषद का गठन। भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम द्वारा भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई। इसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग के विधान परिषद में 1862 ईस्वी में मनोनीत किया गया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारी शक्तियों में वृद्धि की गई। इसमें प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं का उद्घोषणा द्वारा नियंत्रण करने तथा परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया।
उसके बाद आता है 1873 का चार्टर एक्ट। कब का? 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 का इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। उसके बाद आता है नोट। नोट है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग कर दिया गया था। उसके बाद 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य दिया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य दिया गया। उसके बाद आता है 1962 का अधिनियम। उसके बाद 1962 का अधिनियम 1992 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले हम पढ़े थे लोक निर्माण 1876 का, फिर 1892 1876, फिर ये है 1892। ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत की गई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु बजट पर मत देने का व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, या इसे ही करते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले तो सचिव था, मिंटो वायसराय था। इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार या अधिनियम। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मैले को सांप्रदायिकता का जनक, जिसे सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति की गई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद अधिनियम में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नोट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग
की विधायिका में निर्वाचित सदस्यों होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 ईस्वी में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 या मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 के मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में 3 वर्ष कार्यकाल व 145 सदस्य, 104 निर्वाचित, 31 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप से दिया गया। यह भारत सचिव महिलाओं को भी मताधिकार का सीमित समय सबसे पहले महिला अधिकार मिला था 1919 में, जिसका नाम था मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारत सचिव का खर्च जो 1793 में भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व दिया जाने लगा। लियोनेस कार्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहते हैं। लियोनेस कार्टिस को द्वैत शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायकी में किया है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई। भारत में 1926 व 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में इसी अधिनियम के तहत हुए थे। भारत में 1926 में जो चुनाव 1945 में चुनाव हुए थे वो इसी अधिनियम के द्वारा हुए थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत के सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। नोट है इसमें। भारतीय सिविल सेवकों को 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नोट, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्तता शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, पुलिस, न्याय प्रणाली एवं भू राजस्व आदि शामिल थे। और आरक्षित विषय में कौन सा था? आरक्षित विषय में रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, पुलिस न्याय,
पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोष व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम में जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए गए हैं। नोट: इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मार्टेन्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिला। वह विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। इस वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थीं। केंद्र व इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। पहला संघीय सूची, जिसमें कुल 59 विषय थे। दूसरा था राज्य सूची जिसमें कुल 54 विषय थे। तीसरा था समवर्ती सूची, जिसमें कुल 36 विषय शामिल किए गए। नोट: अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को सौंपी गईं। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। भारत में संसदीय शासन भारत संघ की व्यवस्था की गई तथा यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसी के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के संगठन पर उपबंध किया गया। पंडित नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को इन्हें दासता का घोषणा पत्र या दासता का चार्टर एक्ट कहा। नेहरू ने 1935 के अधिनियम बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी से समान तुलना की है और मोहम्मद जिन्ना का कथन था 1935 के अधिनियम के बाद पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत अधिनियम। पंडित मदन मोहन मालवीय का कथन था के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। अब वह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया।
ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन राज्य भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र हैं। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों को यह अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तब तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते हैं। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान को लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। इसके अंतर्गत शाही उपाधियों से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियमानुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत का संविधान निर्माण।